हेलो स्टूडेंट्स, कैम्ब्रिज कैरियर इंस्टीट्यूट की फाउंडेशन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री का हम पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री। इसमें मैंने पिछले लेक्चर में आपको केमिकल फॉर्मूलाज बनाने के बारे में बताया था। उसके बाद में कुछ प्रॉब्लम सेंड की थी जिनका सॉल्यूशन हम पहले करेंगे और उसके बाद में आगे के टॉपिक स्टार्ट करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले आपसे पूछा गया कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर्स। तो मैंने आपको क्या बताया था कि पहले वाले प्रीफिक्स की वैल्यू रख दीजिए और बाद वाले प्रीफिक्स से अपन डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा मैंने आपको एग्जैक्ट आंसर निकालना भी सिखाया था। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, 1 इंटू किलोमीटर की वैल्यू किलो की वैल्यू कितनी होती है 10 की पावर 3। उसके बाद में सेंटी की वैल्यू कितनी है 10 की पावर -2। सॉल्व कर लीजिए, -2 ऊपर आके क्या हो जाएगा +2, तो टोटल कितना होगा बताओ 10 की पावर +5। तो आंसर आ गया 10 की पावर 5 सेंटीमीटर। इसके बाद देखिए 10 ml इज इक्वल टू हाउ मेनी लीटर पूछा आपसे। देखो इस बार ml है, उधर क्या पूछा लीटर, तो मिली की वैल्यू रख देंगे तो बाद में क्या बचेगा बताओ, लीटर ही बचेगा। तो यहाँ पर मिली की वैल्यू रख दे, तो मिली की वैल्यू कितनी है 10 की पावर -3। तो 10 की पावर -3 मिली की वैल्यू हमने रख दी। तो -3 है प्लस का 1 है, तो कितना बच जाएगा 10 की पावर -2। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। अगला क्वेश्चन हमारा कि 100 मिलीमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर्स। तो देखिए स्टूडेंट्स कैसे करेंगे अपन इसको, मिली की वैल्यू रख दीजिए, सेंटी की वैल्यू से डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पर हमने सोल्व किया इसको कि 100 मिली की वैल्यू कितनी है 10 की पावर -3, सेंटी की वैल्यू कितनी होती है 10 की पावर -2। 10 की पावर -2 ऊपर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो प्लस का कितना हो गया 2 पहले से ही है, प्लस का हो गया 4, माइनस का है 3, तो प्लस का 1 बचेगा यानी कि 10 बचेगा। उसके बाद देखिएगा 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी पिकोमीटर्स। तो देखिएगा 1 नैनो की वैल्यू कितनी होती है 10 की पावर -9, और पिको की वैल्यू से क्या करना है आपको डिवाइड करना है। तो पिको की वैल्यू होती है 10 की पावर -12। तो 12 ऊपर जाएगा तो प्लस का 12 हो जाएगा, और प्लस के 12 में से माइनस का 9 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या बचेगा बताओ प्लस का 3। तो आंसर आ जाएगा प्लस का 3। इसके बाद देखिएगा 1 GB इज इक्वल टू हाउ मेनी MB, ये पूछा आपसे। तो GB में गीगा की वैल्यू रख दीजिए और मेगा की वैल्यू से डिवाइड कर दीजिए। तो 1 गीगा की वैल्यू कितनी है 10 की पावर 9, और मेगा की वैल्यू कितनी है 10 की पावर 6, ठीक है। 6 नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और प्लस के 9 में से माइनस का 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अपन तो कितना बचेगा प्लस का 3। तो आंसर आ गया प्लस का 3, यानी कि 1 GB में 1000 MB होते हैं, आप जानते ही होंगे। 1 TB इज इक्वल टू हाउ मेनी GB, ये पूछा आपसे। तो इस बार देखो टेरा की वैल्यू कितनी होती है 10 की पावर 12। तो 1 इंटू 10 की पावर 12, ठीक है। इसकी वैल्यू रखनी थी आपको और इसकी वैल्यू से डिवाइड करना था। तो गीगा की वैल्यू कितनी है 10 की पावर 9, ठीक है। 9 ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा, प्लस के 12 में से माइनस का 9 जाएगा तो फिर कितना बचेगा प्लस का 3, यानी कि 1 TB में 1000 GB होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा आप 100 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मिलीमीटर्स। तो देखिएगा 100 माइक्रो की वैल्यू होती है 10 की पावर -6, और आपको क्या चाहिए मीटर से पहले क्या चाहिए माइक्रो की वैल्यू रख दी तो आप मीटर में चेंज हो गया, लेकिन मीटर से पहले आपको क्या चाहिए मिली चाहिए। तो मिली की वैल्यू से डिवाइड करेंगे हम, तो मिली की वैल्यू 10 की पावर -3। तो -3 ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा, ऊपर देखो प्लस का 2 है और माइनस का 3 हो गया, प्लस का हो गया 5, माइनस का 6, तो माइनस का 1 बचेगा। तो आंसर आ जाएगा 10 की पावर -1/10 भी कह सकते हैं इसको आप। इसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन है अपना 10 मिलीमीटर क्यूब इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर क्यूब। ध्यान से समझिएगा बच्चों, 10 इंटू हमको मिली क्यूब नहीं चाहिए, मैंने कहा था आपसे कि यहाँ पर मीटर पे क्यूब लगा हुआ है तो ऑब्वियसली यहाँ पर मिली पर भी क्यूब होगा। अब मिली क्यूब नहीं चाहिए हमको, वहाँ क्या चाहिए बताओ सेंटी क्यूब चाहिए। मीटर क्यूब है तो सेंटी भी क्यूब है, यहाँ पर सेंटी क्यूब चाहिए, मिली क्यूब नहीं चाहिए। तो नहीं चाहिए उसकी वैल्यू रख दीजिए, जो चाहिए उसे डिवाइड कर दीजिए। मिली क्यूब नहीं चाहिए तो मिली क्यूब की वैल्यू मतलब 10 की पावर -3 का क्यूब हमने रख दिया, मिली क्यूब की वैल्यू रख दी यहाँ पर। और सेंटी क्यूब हमको चाहिए तो सेंटी क्यूब की वैल्यू से डिवाइड करेंगे, तो सेंटी क्यूब की वैल्यू 10 की पावर -2 का क्यूब, ठीक है। तो अब इसको निकालेंगे, ये हो जाएगा 10 की पावर -9, ये हो जाएगा 10 की पावर -6, ठीक है। तो 6 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 10 की पावर -6 प्लस का 6 हो गया ऊपर, और एक है 7, माइनस का कितना है 9, तो कितना बचेगा -2। तो आंसर आ जाएगा 10 की पावर -2। अगला क्वेश्चन देखिए 10 लीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मिलीमीटर क्यूब। इसको बड़े ध्यान से करेंगे, देखिएगा आप
10 इंटू, यहाँ देखो वॉल्यूम की लीटर यूनिट है और वहाँ पर है मिलीमीटर क्यूब, है ना। तो पहले आपको लीटर को मीटर क्यूब में इसका मतलब चेंज करना पड़ेगा। तो आपको मैंने पहले ही सिखाया था कि 1 लीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। तो लीटर की जगह रख दीजिए 10 की पावर -3 मीटर क्यूब, ठीक है। अब ये मीटर क्यूब में चेंज हो गया, लेकिन मीटर क्यूब से पहले आपको क्या चाहिए, मिली क्यूब भी चाहिए। मीटर क्यूब से पहले आपको क्या चाहिए बताओ, मिली क्यूब भी चाहिए। तो मिली क्यूब से इसको डिवाइड कर दीजिए। तो मिली क्यूब से अपन डिवाइड करेंगे तो मिली क्यूब का मतलब 10 की पावर -3 का क्यूब। इससे अपन क्या करें, इसको डिवाइड करेंगे। तो आप खुद देख लीजिए 10 की पावर -3 का क्यूब से इसको डिवाइड कर दिया अपन ने। तो यहाँ पर माइनस का कितना हो गया 9, ऊपर जाके प्लस का 9 हो जाएगा। तो प्लस का कितना हो जाएगा 10 में से 3 निकाल दीजिए आप, तो कितना होगा प्लस का 7। तो इसका आंसर आ जाएगा 10 की पावर 7, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू हाउ मेनी ml, ठीक है। तो डेसीमीटर क्यूब, अब याद हो आपको, तो डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू होता है 1 लीटर। 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू क्या था अपना 1 लीटर, ठीक है। तो 1 और डेसीमीटर क्यूब की जगह रखता हूं मैं लीटर रख सकता हूं, ठीक है। लेकिन लीटर से पहले हमको क्या चाहिए, मिली। तो मिली की वैल्यू से क्या कर दीजिए, इसको डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करेंगे तो मिली की वैल्यू कितनी थी 10 की पावर -3, ऊपर आएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 10 की पावर 3 ml, ठीक है। वही बात है कि लीटर में 1000 ml होते हैं, तो डेसीमीटर क्यूब में भी 1000 ml होंगे। तो बड़े ही आसानी से हम इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो केमिकल फॉर्मूला बनाने के बारे में मैंने आपको कुछ केमिकल फॉर्मूलाज के नाम दिए थे और इनको सॉल्व करने के लिए आपको बोला था। तो देखिएगा इनके आंसर्स अपन कैसे कैसे निकालते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से, एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो देखिएगा एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी है +3, क्लोराइड की वैलेंसी है -1। वैलेंसी एक्सचेंज करेंगे, ये दोनों को न्यूट्रलाइज करके लिखना है। तो प्लस का अगर 3 है तो माइनस का भी कितना लेना पड़ेगा, 3 लेना पड़ेगा। तो फॉर्मूला हो जाएगा AlCl3। फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ, AlCl3। दूसरा देखिएगा आप, दूसरा है कैल्शियम नाइट्राइड। तो देखो कैल्शियम की वैलेंसी है +2, आपको सभी की याद करनी है। और नाइट्राइट है NO2-, ठीक है। तो देखिए +2 है, -1 है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर अपन को 2 लेना पड़ेगा। लेकिन किसी भी कॉम्प्लेक्स आयन के नीचे अगर कोई डिजिट लिखनी है तो उसको अपन स्मॉल ब्रैकेट में एनक्लोज करेंगे। तो ये आ जाएगा CaNO2, मतलब फॉर्मूला आ जाएगा CaNO2 और 2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए सोडियम नाइट्राइड, तो सोडियम +1, यहीं पर अगर मैं लिखूं तो Na+ और नाइट्राइड क्या बताओ NO2। नाइट्राइड देखो नाइट्राइड है, ध्यान से देखिएगा N3-, ठीक है। तो नाइट्राइड है N3-। सोडियम देखो इधर लिख देता हूं, यहाँ छोटा है दिख नहीं रहा होगा, देखिएगा सोडियम की वैलेंसी +1 और नाइट्राइड की वैलेंसी -3, ठीक है। तो 3- का है तो 3+ का भी चाहिए, 3+ का चाहिए तो सोडियम हमको 3 लेने पड़ेंगे, तब 3+ का होगा। तो आंसर आ जाएगा Na3N, सोडियम नाइट्राइड। ऐसे भी डायरेक्टली कि इसकी वैलेंसी यहाँ रखनी है, इसकी वैलेंसी यहाँ रखनी है, और ये आ गया Na3N, सोडियम नाइट्राइड हो गया Na3N, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन है कि पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। देखो पोटेशियम की वैलेंसी है +1 और सुपर ऑक्साइड मैंने आपको क्या बताया था बताओ, सुपर ऑक्साइड O2-। देखो ये था ऑक्साइड, ये था परऑक्साइड और ये था सुपर ऑक्साइड। ऑक्साइड, परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड। ऑक्साइड में O पे -2 है, परऑक्साइड में देखो 2 O पे -2 है, तो 1 O पे कितना रहा होगा -1। सुपर ऑक्साइड में 2 O पे -1 है, तो 1 पे कितना रहा होगा -½ ठीक है। ऑक्साइड, परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड। तो देखिएगा +1 -1 है ना, तो कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा क्या आ जाएगा KO2। तो ये आ जाएगा आपका KO2, ठीक है। नेक्स्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो देखिएगा सोडियम +1 बाइकार्बोनेट था HCO3 माइनस, +1 -1 सीधा ही फॉर्मूला बन जाएगा NaHCO3। क्या आ जाएगा बताओ फॉर्मूला, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला है कैल्शियम सिलिकेट। तो देखिएगा कैल्शियम की वैल्यू +2, सिलिकेट SiO3 2-, ये सिलिकेट है। तो 2 + 2-, तो एक एक लेंगे और ये न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, तो CaSiO3 फॉर्मूला क्या आ जाएगा बताओ, CaSiO3। नेक्स्ट देखिएगा पोटेशियम परमैंगनेट। तो देखिएगा पोटेशियम K+, परमैंगनेट MnO4 +1 -1, तो क्या आ जाएगा KMnO4, सीधा ही आ जाएगा क्या KMnO4। नेक्स्ट देखिएगा
फेरस क्रोमेट। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में फेरस, देखो फेरस Fe2+ होता है, क्रोमेट होता है CrO4 2-। ठीक है, आपको याद करने पड़ेंगे, उसके बाद ये बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। प्लस का भी 2 माइनस का 2 क्या आ जाएगा बताओ, FeCrO4। फॉर्मूला क्या आ जाएगा, FeCrO4। नहीं देखिए सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, देखिएगा सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, तो सोडियम की वैलेंसी +1 और हाइड्रोजन फॉस्फेट HPO4 2-। इसकी +1 है, उसकी 2- है, तो उसकी वैलेंसी इधर लिखोगे, इसकी वैलेंसी वहां लिखोगे। ठीक है, ये दोनों को न्यूट्रलाइज अपन करें तो 2- का है तो 2 हमको प्लस का भी चाहिए, तो ये आ जाएगा Na2HPO4। तो इसका आंसर आ गया Na2HPO4। नेक्स्ट है फेरिक क्लोराइड, तो देखिएगा फेरिक था Fe3+ और क्लोराइड था Cl-। तो 3+ के हैं तो 3- के चाहिए, तो आंसर क्या आ जाएगा बताओ, FeCl3। तो फेरिक क्लोराइड का जो फॉर्मूला है वही हो जाएगा FeCl3। ये हो गया फेरिक क्लोराइड। अगला है स्टेनिक क्लोराइड, ध्यान रखिएगा स्टेनिक आयन था SN4+। देखो SN2+ था स्टेनस और SN4+ था स्टेनिक। इसी तरह से प्लेटिनम पे 2 है तो प्लेटिनस, और प्लेटिनम पे अगर 4 है तो प्लेटिनिक। ये भी ध्यान रख लीजिए आप, शायद मैंने नोट्स में लिखा नहीं हो। Pt+2 प्लेटिनस और Pt4+ है तो प्लेटिनिक। ठीक है, तो फिलहाल स्टेनिक था और स्टेनिक के आगे था क्लोराइड तो Cl-। तो 4+ के हैं, 4 चाहिए माइनस के, तो SnCl4। क्या आ जाएगा आंसर बताओ, SnCl4। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा बेरियम सल्फेट, तो देखिएगा बेरियम पे है 2+ चार्ज और सल्फेट पे है 2- चार्ज। प्लस का 2 माइनस का 2 बराबर हो गया, तो क्या फॉर्मूला सीधे आ जाएगा BaSO4। क्या आ जाएगा बताओ, ये BaSO4। अगला है जिंक आयोडाइड, देखिएगा जिंक की वैलेंसी 2+ होती है हमेशा और आयोडाइड की है -1, तो हमको 2 आयोडीन चाहिए, यहाँ पर 2 आयोडाइड चाहिए, तो ZnI2। क्या आ जाएगा बताओ, ZnI2। तो ये आ गया आपका ZnI2। इस जैसे अमोनियम फोस्फेट, तो देखिएगा अमोनियम होता है NH4+ और फोस्फेट होता है PO4 3-। तो वो वैलेंसी यहाँ लिखेंगे, ये वैलेंसी वहाँ लिखेंगे, तो आ गया NH4 3। इसके से क्या आ जाएगा बताओ 3, और वो सीधा आ जाएगा PO4। तो ये आ जाएगा NH4 3PO4। ठीक है, अमोनियम फोस्फेट इस तरह से आ जाएगा NH4 3PO4 अमोनियम फोस्फेट। ठीक है, तो अगर सभी के आपको चार्ज याद है तो फॉर्मूला आप बिल्कुल ही आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री में आपको पढ़ना है तो ये तो आपको चार्ज, सभी कैटायन के अनायन के चार्ज जो फिक्स हैं वो आपको याद करने ही पड़ेंगे। ठीक है, चलिएगा देखिएगा कुछ थोड़ी सी और प्रॉब्लम्स है, इनको भी अपन सोल्व कर लेते हैं यहाँ पर बड़ी ही आसानी से। देखिएगा क्यूप्रस आर्सेनाइड, तो देखिएगा क्यूप्रस का मतलब हो गया Cu+1। देखो Cu पे +1 था तो क्यूप्रस, +2 होगा तो क्या होगा, क्यूप्रिक होगा। और आर्सेनाइड, तो आर्सेनाइड है AS3-, है ना, ये नाइट्रोजन की फैमिली का है। ये नाइट्राइड, ये फोस्फाइड, उसी तरह से ये आर्सेनाइड, ये एंटीमोनाइड, एक ही फैमिली के हैं सारे। ठीक है, और एक ही एटम पर अगर माइनस है तो आइड लगता है, आपको बता चुका हूं मैं। ठीक है, इसलिए सबका नाइट्राइड, फोस्फाइड, आर्सेनाइड, एंटीमोनाइड इस तरह से। तो देखिएगा इसकी वैलेंसी Q+ की +1 है, उसकी 3 है, तो हमको सीधी सी बात है यहाँ पर 3 चाहिएंगे। तो इसका आंसर जो है वो इधर लिख रहा हूं, देखो मैं, क्या आ जाएगा बताओ, Cu3As। क्या आ जाएगा बताओ, Cu3As, क्यूप्रस आर्सेनाइड। नेक्स्ट है फोस्फोनियम ब्रोमाइड, तो देखिए फोस्फोनियम ये होता है PH4+ और ब्रोमाइड है Br-। यहाँ भी +1 -1, तो फॉर्मूला सीधे आ जाएगा PH4Br। जैसे अपन देखा ना, ये अमोनियम क्लोराइड, इसी की फैमिली का अगर NH4+ है तो अमोनियम, तो PH4+ है तो फोस्फोनियम, ये क्लोराइड है तो Br- तो क्या ब्रोमाइड हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला आ गया PH4Br यानी कि फोस्फोनियम ब्रोमाइड। अमोनियम डाइक्रोमेट, देखिएगा अमोनियम है NH4 और डाइक्रोमेट है Cr2O7 2-। ठीक है, 2 माइनस है तो 2 प्लस चाहिए, तो अमोनियम के नीचे कितना आ जाएगा, 2 लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला आ जाएगा अपना NH4 2 Cr2O7। ठीक है, अगला है डाई हाइड्रोजन फोस्फेट, डाई सोडियम हाइड्रोजन फोस्फेट। तो देखो सोडियम है ये रहा, और हाइड्रोजन फोस्फेट, ध्यान दीजिएगा डाई सोडियम हाइड्रोजन फोस्फेट। डाई सोडियम का मतलब सोडियम कितने हो जाएंगे, 2, हाइड्रोजन फोस्फेट मतलब H और PO4। ठीक है,
डाई सोडियम हाइड्रोजन फोस्फेट 2 माइनस, तो ये 2 माइनस, ये Na2, तो सीधा आ जाएगा Na2, डाई सोडियम पहले से ही बोल दिया इसने, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा बताओ, Na2 और हाइड्रोजन फोस्फेट HPO4, ठीक है, ये सीधा सही आ गया, ठीक है। अगर बोलता सोडियम डाई हाइड्रोजन फोस्फेट, तब क्या करते, डाई हाइड्रोजन फोस्फेट क्या था बताओ, HPO4 माइनस, सोडियम क्या था बताओ, Na प्लस, और तब हो जाता NaH2PO4। तो देखो NaH2PO4 है सोडियम डाई हाइड्रोजन फोस्फेट, और ये है डाई सोडियम हाइड्रोजन फोस्फेट। चलिए नेक्स्ट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, तो देखिएगा अच्छा आपको बोला सोडियम हाइड्रोजन फोस्फेट, तब भी आपको Na2 ही लिखना पड़ेगा, है ना, डाई टर्म आपको देगा तब भी यही फॉर्मूला है, नहीं देगा तब भी यही फॉर्मूला है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट, तो देखिएगा कैल्शियम 2 प्लस, बाइकार्बोनेट क्या होता है बताओ, HCO3 माइनस, तो हमको ये 2 प्लस है तो 2 क्या चाहिए, माइनस के चाहिए, तो यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा बताओ, 2 लगाना पड़ेगा, तो ये आ गया CaHCO3 कैल्शियम बाइकार्बोनेट। सोडियम हाइपोक्लोराइड, तो देखो सोडियम की वैलेंसी +1 और हाइपोक्लोराइड होता है ClO2 माइनस, +1 -1, तो फॉर्मूला सीधा ही आ गया NaClO2, ये हो गया सोडियम हाइपोक्लोराइड। इसी को NaOClO भी लिख सकते हैं, हाइपोक्लोराइड, एक मिनट रुको, सोडियम हाइपोक्लोराइड ClO माइनस, ये था हाइपोक्लोराइड, ClO2 नहीं था, ClO माइनस, हाइपोक्लोराइड है, देखो आप ClO माइनस, तो चाहो तो NaClO लिख दीजिए आप इसको, या एक और तरीका है NaOCl, जनरली इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है, सोडियम हाइपोक्लोराइट है, इसमें ध्यान रखिएगा। चलिए ठीक है, तो ये तो कुछ केमिकल फॉर्मूला था जिनके आपको फॉर्मूलाज बनाने थे, कुछ नेम थे आपके पास, और अब हम इसके आगे का टॉपिक जो है वो चालू करेंगे। आगे का जो टॉपिक अपना है वो है साइंटिफिक नोटेशन ऑफ बिग नंबर्स। बड़े मैग्नीट्यूड की जो नंबर्स हैं उनका साइंटिफिक नोटेशन कैसे करते हैं वो सीखेंगे, ठीक है। तो देखिएगा साइंटिफिक नोटेशन ऑफ बिग नंबर्स, ठीक है। देखिएगा केमिस्ट्री में ऐसा होता है कि कई बार आपको बहुत बड़ी बड़ी नंबर से डील करना पड़ेगा। जैसे कि मान लो अपन एक सब्सटेंस ले, उसकी थोड़ी सी क्वांटिटी ले, और थोड़ी सी क्वांटिटी में आप देखोगे कि पार्टिकल्स के नंबर जो वो बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ी सी नंबर है, ठीक है। अपन आगे पढ़ेंगे कि एक मोल क्वांटिटी में पार्टिकल्स की नंबर जो है वो इतनी ज़्यादा होती है। जैसे मान लो ये एक डिजिट आ गया, एक मोल क्वांटिटी में इतने पार्टिकल्स होते हैं, है ना। एक मोल क्वांटिटी मतलब जैसे कार्बन की 12 ग्राम, अगर कार्बन का अगर 12 ग्राम क्वांटिटी ले तो 12 ग्राम कार्बन में कार्बन के इतने सारे एटम होते हैं। बच्चों आगे बात करेंगे मोल कॉन्सेप्ट में अपन, तो इतने सारे एटम को, मतलब इतनी बड़ी नंबर को अगर हम पेज पर लिखें और इस नंबर के साथ में मल्टीप्लाई डिवाइड भी करना पड़ जाए तो वहां पर एक ही मल्टीप्लाई के अंदर पूरा पेज भर जाएगा आपका, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, इसको हम इजी करके लिखेंगे साइंटिफिक नोटेशन मेथड में, ठीक है। तो देखो बच्चों क्या होता है, साइंटिफिक नोटेशन मेथड में किसी भी नंबर को n × 10 की पावर n की फॉर्म में लिखा जाता है। किस फॉर्म में लिखते हैं, n × 10 की पावर n की फॉर्म में लिखते हैं। यहां पर n क्या है, n की वैल्यू है 1 to 9, कोई भी कंप्लीट नंबर 1 से लेकर 9 तक, जो किसी भी नंबर में पहला 1 से 9 तक जो भी नंबर आएगा, जैसे यहां 6 है, ठीक है, तो पहला 1 से 9 तक जो भी नंबर आएगा वो कैपिटल N की वैल्यू होगी, और उसके आगे आपको पॉइंट लगा देना है, क्योंकि कैपिटल N की वैल्यू 1 से 9 तक ही होगी, ठीक है। तो एक ही डिजिट होगा वहां पर, उसी के आगे आपको क्या लगा देना बताओ, पॉइंट लगा देना है, ठीक है। और स्मॉल n की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, डिपेंड करेगा। हम अभी सीखते हैं कि कब तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी और कब इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो इतनी बड़ी नंबर को हम छोटा करके इस फॉर्म में लिखते हैं, जिसको हम यहाँ पर कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। तो देखिएगा ध्यान से, इसको अपन सीखते हैं। जैसे इसमें देखा जाए, इस बड़ी सी नंबर में देखा जाए तो कैपिटल N की वैल्यू क्या है, तो 6 है। इसका मतलब 6 के पहले आपको पॉइंट लगा, 6 के बाद में आपको क्या करना है, पॉइंट लगाना है। 6 के जस्ट बाद में आपको क्या लगाना है, पॉइंट लगाना है। इतनी बड़ी नंबर में कोई भी पॉइंट नहीं है तो यहाँ तो पॉइंट मान ही सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पॉइंट लगाने के लिए आपने इस पॉइंट को डिस्प्लेस किया, कितने जगह डिस्प्लेड किया, 1 2 3 4 5 6 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, यानी कि 23 डिजिट लेफ्ट साइड में ले आए हम इसको। तो अगर पॉइंट को आप लेफ्ट साइड में लेकर आ रहे हैं तो n की वैल्यू होगी पॉजिटिव, जितना लेफ्ट में लाएंगे उतनी ही पॉजिटिव। जैसे 6.023 यहाँ जो कंप्लीट नंबर है उनको भी साथ में पॉइंट के बाद लिख दीजिए आप। तो लेफ्ट साइड में कितना ला रहे हैं, 23 डिजिट ला रहे हैं, तो इनटू क्या आ जाएगा, प्लस का 10 की पावर 23। तो इतनी बड़ी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन मेथड में हमने छोटा करके इस तरह से लिख दिया है। ठीक है, अब इसके साथ ये बिल्कुल ही आसान है, ये 10 की पावर में चलेगा, बाकी ये छोटी सी डिजिट हो गई अपनी। ठीक है, चलिए मैं और कुछ एग्जांपल देता हूं ताकि ये चीजें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएं। अगर पॉइंट को लेफ्ट साइड में डिस्प्लेस कर रही है तो पावर उतनी ही प्लस हो जाएंगी, राइट साइड में ले जा रहे हैं तो पावर उतनी क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। ऐसे मान लीजिए 0.00123, ऐसे मान लीजिए कि इस नंबर को हमको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो देखो कैपिटल N की वैल्यू, जैसे अपन n इंटू 10 की पावर n की ही बात कर रहे थे, तो कैपिटल N की वैल्यू हमारी क्या है, तो यहां से देखेंगे तो कैपिटल N की वैल्यू है यहाँ पर 1। पहला 1 से 9 का जो नंबर आया है वो क्या है बताओ, 1 आया है। ठीक है, तो कैपिटल N की वैल्यू हो गई 1। अब इस पॉइंट को हमको इस 1 के आगे ही लगाना है, तो कितनी जगह है, 1 2 3, 3 डिजिट राइट साइड में ले गए, राइट में ले गए तो पावर क्या आएंगी बताओ, स्मॉल n की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। ठीक है, तो 3 डिजिट ले गए तो 1 पॉइंट, इस पॉइंट को अपन ने वहां लगा दिया, 2 3 इंटू 10 की पावर, कितनी डिजिट लगे, 1 2 3, तो 10 की पावर कितनी आ जाएगी, माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से अपन इस नंबर को लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि बड़ी बड़ी नंबर को कैसे लिखेंगे। जैसे मान लीजिए ये आ गया 25000 इंटू 10 की पावर -3, इसको अपन साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। देखो इस डिजिट में, इसमें मतलब इस क्वांटिटी में कहीं भी पॉइंट नहीं है, तो आप यहाँ तो पॉइंट मान सकते हैं, और हमको साइंटिफिक नोटेशन के लिए पॉइंट कहाँ लगाना है, 2 के जस्ट बाद लगाना है। तो उस पॉइंट को इधर ले आएंगे, 1 2 3 4 5 डिजिट लेफ्ट साइड में लाए हैं, तो 2.5 इंटू 10 की पावर, 10 की पावर देखो 5 प्लस की आ गई, लेकिन देखो 10 की पावर माइनस की 3 पहले से ही है, तो प्लस की 5 में से माइनस की 3 कम कर दीजिए और 10 की पावर क्या आ जाएगा बताओ, 2। तो इस नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं साइंटिफिक नोटेशन मेथड में। ठीक है, तो अब मैं समझता हूं कि आपको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना आ गया होगा। तो देखिएगा आगे ये बिल्कुल ही आसान है। ठीक है, और इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिएगा हम इसको मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं उनको थोड़ा सा सीख लेते हैं अपन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ एडिशन की, कि भाई साइंटिफिक नोटेशन में लिखी हुई जो नंबर्स हैं उनका एडिशन कैसे करें। तो देखिएगा जैसे मान लीजिए आपके पास हम लिखा हुआ है कि 25 इंटू 10 की पावर -4 प्लस मैंने आपको दे दिया कि 2 इंटू, यहाँ पर देखो मैंने -4 दिया है आपको, 2 इंटू 10 की पावर -3। मैंने आपसे ये कहा कि इस नंबर में इस नंबर को ऐड करना है। ठीक है, तो सबसे पहला आपका काम क्या होगा, देखो 10 की पावर यहाँ -3 है और यहाँ क्या 10 की पावर -4 है, तो सबसे पहले जो पावर है इनको बराबर कर लेंगे। क्या कर लेंगे, पावर को बिल्कुल बराबर कर लेंगे। ठीक है, तो देखो आप क्या करेंगे, या तो इसको 4 कर लो, इसको अगर 4 करोगे तो एक 0 और लगा दो, एक 0 और लगाओगे तो -4 कर सकते हो आप इसको। ठीक है, और अगर या फिर इसको 3 कर लीजिए, इसको 3 करेंगे तो पॉइंट को लेफ्ट साइड में ले जाएंगे, तो लेफ्ट में ले जाएंगे तो एक प्लस की आएगी तो ये 3 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 2.5 इंटू 10 की पावर -3 प्लस 2 इंटू 10 की पावर -3। अब देखो दोनों 10 की पावर क्या होगी, बराबर। अब 10 की पावर -3 क्या आ जाएगा, यहाँ पर कॉमन आ जाएगा, तो देखिएगा 10 की पावर -3 कॉमन आ गया तो क्या बचा, 2.5 प्लस 2, बिल्कुल आसान हो गया। 2.5 और 2 कितना हो गया, 4.5, तो आंसर आ जाएगा 4.5 इंटू 10 की पावर -3। ऐड करने के लिए भी यही करना है आपको कि पावर बराबर करनी है, और सब्ट्रैक्ट करने के लिए भी आपको यही करना है कि दोनों की जो पावर है उसको क्या करना है, बराबर करना है, और उसके बाद में कॉमन ले लेना है, और कॉमन लेके आप इसको इजीली कर सकते हैं। बिल्कुल ही आसान है एडिशन और सब्ट्रैक्शन, बिल्कुल ही आसान है। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल में, चलो एक और दे देता हूँ आपको एग्जांपल सब्ट्रैक्शन का। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि आपसे कि 240 इंटू 10 की पावर 6 इंटू 10 की पावर 6, इसमें से कम करना आपको। ठीक है, कितना आपको कम करना है, 24 इंटू 10 की पावर कुछ भी मान लो आप यहाँ पर 7 मान लो। ठीक है, 7 मानने की बजाय आप 6 मान लो। चलो कितना मान लिया मैंने, 6 मानेंगे तो ये तो बराबर ही आ गया, और कुछ और मान लीजिए 10 की पावर, चलिए 7 मान लेंगे, तो यहाँ पर मैं कुछ और ले लेता हूँ, 3 कर देता हूँ 10 की पावर 7। ठीक है, अब मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया कि
कि यहाँ तो देखो 10 की पावर 6 है और वहाँ क्या है 10 की पावर 7 है, ठीक है। आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो पहले क्या करोगे, दोनों की पावर बराबर करोगे, तो इसको 6 कर लीजिए या इसको क्या कर लीजिए 7 कर लीजिए। इसको अगर 7 करेंगे तो यहाँ पर पॉइंट यहाँ से इधर लेफ्ट में ले आएंगे, लेफ्ट में लाएंगे तो ये जो प्लस में आएगा प्लस में 7 हो जाएगा। इसको करेंगे तो यहाँ पर एक 0 और लगा देंगे और वहाँ पर 6 कर लेंगे, ठीक है। तो कुछ भी कर लीजिए, जैसे मान लो इसी को ओपन करें तो ये आ गया 24 इंटू 10 की पावर कितना आ जाएगा 7 माइनस 23 इंटू 10 की पावर कितना आ गया 7, तो 10 की पावर 7 कॉमन आ गया तो 24 माइनस 23 तो ये आ गया 1 इंटू 10 की पावर 7। तो बिल्कुल ही आसान है ये करना, ठीक है। मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के लिए भी आप ध्यान दीजिए, मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के लिए भी देखिएगा। जैसे मान लीजिए दोनों को अपन साथ ही करें कि भाई मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ठीक है। तो देखिएगा जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा कि भाई 2 इंटू 10 की पावर 5 इंटू 4 इंटू 10 की पावर 6 अपॉन कह दिया कुछ भी आपसे, जैसे कि 2 इंटू 10 की पावर कुछ भी मान लो आप 7 मान लो, ठीक है। ये कर दिया आपने। तो देखो जो मल्टीप्लाई में होती हैं वो पावर ऐड होती है, 10 की पावर 5 है, वहाँ 10 की पावर 6 है, तो 10 की पावर 11 हो जाएंगी। कितनी हो जाएगी बताओ, ये 10 की पावर 11। और ये देखो कट जाएगा वैसे तो यहाँ पर, तो ये ऊपर क्या आ गया बताओ 4 इंटू 10 की पावर 11, नीचे आ गया 10 की पावर कितना आ गया 7, ठीक है। अब क्या करेंगे, नीचे की पावर को क्या करें ऊपर की पावर में से घटाते हैं। देखो मल्टीप्लाई में होती हैं वो तो ऐड होती हैं, डिवाइड में होती हैं वो ऊपर की पावर में से सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, ठीक है। या तो इसको ऐसे समझ लो कि 11 में से 7 कम करना है, या ऐसे समझ लो कि नीचे की पावर को ऊपर ले जाएंगे तो वो साइन चेंज हो जाएगा, नीचे पावर प्लस में है तो ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी, नीचे पावर माइनस में है तो ऊपर जाके प्लस की हो जाएगी। तो यहाँ पर ऊपर ले जाए इस पावर को तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर 11 इंटू 10 की पावर -7, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 10 की पावर 11 में से 7 सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना आ जाएगा बताओ 4। तो ये आंसर आ जाएगा। मतलब जो मल्टीप्लाई में है उनको जोड़ना है, जो डिवाइड में है उनको घटाना है, या फिर नीचे की पावर को मल्टीप्लाई में ले जाइए ऊपर, साइन अगर प्लस का है तो ऊपर जाके माइनस का कर दीजिए, माइनस का साइन है तो ऊपर जाके प्लस का कर दीजिए, बस इतना ही करना आपको। ये बिल्कुल ही आसान है, ठीक है। चलिए तो आज हमने पढ़ा कि भाई साइंटिफिक नोटेशन कैसे करते हैं और उनको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड कैसे करते हैं ये हमने सीखा, ठीक है। अब यहाँ पर एक टॉपिक और देख रहे हैं अपन, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। उसके बाद में अपन एटम और एटॉमिक मास की बात करेंगे। तो देखो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, देखिएगा बच्चों एटम के बारे में सबसे पहले जो एटॉमिक थ्योरी दी थी वो जॉन डाल्टन ने दी थी। कितनी बताओ, जॉन डाल्टन, इनका पूरा नाम है जॉन डाल्टन, JOHNDALTON, ठीक है। जॉन डाल्टन ने सबसे पहले एटॉमिक थ्योरी दी थी, ठीक है। तो इन्होंने देखो क्या क्या बताया, इन्होंने प्रिंसिपली 4 बातें बताई अपनी थ्योरी के अंदर। क्या बताई देखो, सुनो आप, कि एटम किसी भी एलिमेंट का, किसी भी सब्सटेंस का सबसे छोटा पार्टिकल है, ठीक है। एटम क्या है बताओ, सबसे छोटा, और फंडामेंटल टर्म का यूज किया, सबसे छोटा और फंडामेंटल पार्टिकल है जिसको और ज्यादा डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो इन्होंने ये बताई कि जो एटम है वो स्मॉलेस्ट और नॉन डिविजिबल, क्या है बताओ, ये स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल है। क्या बताओ, स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल है कौन बताओ, एटम, पार्टिकल है एटम, ठीक है। विच इज नॉन डिविजिबल, और एटम क्या होता है बताओ, नॉन डिविजिबल होता है। क्या होता है एटम, दूसरी बात में देख लो आप इसको, एटम जो है वो नॉन डिविजिबल होता है, उसको अपन डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कि एटम इज नॉन डिविजिबल, एटम जो है वो डिविजिबल नहीं होता है, इसको अपन डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तोड़कर और छोटे टुकड़े एटम के नहीं कर सकते हैं। और क्या बताया कि सेम एलिमेंट के, ध्यान दीजिएगा आप लोग, सेम एलिमेंट के एटम है, सेम एलिमेंट के एटम, जैसे मान लीजिए H2O CO2, यहां भी ऑक्सीजन है एटम है, यहां भी ऑक्सीजन एटम है, तो जितना एटॉमिक मास यहां पर होगा उतना ही एटॉमिक मास कहां होगा, वहां पर होगा। ऑक्सीजन एटम की प्रॉपर्टी जैसी इसमें है वैसी ही उसमें है, मॉलिक्यूल की अलग है लेकिन एटम की जो प्रॉपर्टी है वो सेम होती है। मतलब सेम एलिमेंट के जो एटम है उनके मास और उनकी प्रॉपर्टी सेम होती है। तीसरी बात क्या बताई, सेम एलिमेंट हैज, सेम एलिमेंट एटम्स है ना, हैज सेम मास एंड
सेम प्रॉपर्टीज एंड सेम प्रॉपर्टीज, मास भी सेम है, उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होती हैं, सेम है। फिर क्या बोले कि अगर डिफरेंट एलिमेंट के एटम है ना, डिफरेंट एलिमेंट एटम है, डिफरेंट एलिमेंट एटम है, तो उनके मास भी क्या होंगे बताओ, डिफरेंट होंगे, उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी बताओ, डिफरेंट होंगी, उनके मास भी डिफरेंट होंगे और प्रॉपर्टी भी क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। ठीक है, अगर एटम डिफरेंट एलिमेंट के हैं, एक हाइड्रोजन का है, एक ऑक्सीजन का है, तो दोनों के मास भी अलग है, दोनों की प्रॉपर्टीज भी क्या है बताओ, अलग है। ठीक है, तीसरी बात ये बताई, और एक चीज और बताई इन्होंने साथ में, ये बोले कि भाई केमिकल रिएक्शन जब होती हैं तो एटम जो है उसमें ना तो नष्ट होते हैं और ना ही नए बनते हैं। जितने एटम रिएक्शन में पार्ट लेते हैं उतने ही एटम वहां पर प्रोडक्ट की साइड में होते हैं। ठीक है, मतलब रिएक्शन के दौरान ना तो एटम खत्म होगा और ना ही एटम जो हो नया बनेगा। ठीक है, ये भी इन्होंने अपनी थ्योरी में बताया। तो ये सबसे पहले दी गई थ्योरी थी जिसको अपन बोलते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। स्टूडेंट्स आज के लिए चलिए इतना ही। स्टूडेंट्स रोज नए नए स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास जुड़ रहे हैं, इसलिए स्टार्टिंग में हम थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं। जैसे ही बैच पूरा हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा सा फास्ट चलेंगे और ज़्यादा बड़े जो है वो वीडियो आपके लिए बनाएंगे। थैंक यू।